नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स नीचे डाल दिया, ठीक है ना। डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, मीन डिसकंटिन्यूअस, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। और कैन यू ड्रॉ द ग्राफ 1 अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अरे इतना समय क्यों लग रहा बेटा, ये तो रैशनल फंक्शन हुआ ना। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो एक तो पहली तो रैशनल फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा, और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद कहीं डिसकंटिन्यूअस है उसका कॉन्सेप्ट लगा। तो रैशनल फंक्शन हुआ तो डिनोमिनेटर 0 कर दो, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 हो गया। सो x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल कब होता है, जब x इंटीजर होता है। अगर x इंटीजर होगा तो आपका डिनोमिनेटर 0 होगा, तो उस केस में दीज आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, और ध्यान दो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद भी डिसकंटिन्यूअस होता है आई पे, तो दोनों सेम मिल गए, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो बन गया, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो बन गया पीडीसी, वो आपके पास हो जाएगा ऑल इंटीजर, मींस इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक, अच्छा कोई सा ग्राफ बनाया, मैं रेसिप्रोकल ग्राफ पूछ रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ पूछ रहा हूं आपसे। ये है 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर का ग्राफ मालूम है, उसके रेसिप्रोकल ग्राफ तो बड़े आराम से लिखा जा सकता है। पहले अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 तक जाएगा। ये तो ऐसे ही बनता है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। हाँ या ना। तो अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है, मैंने बताया था अगर इसका रेसिप्रोकल ग्राफ चाहिए, तो अगर ये ग्राफ जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे ये वाला ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब y की वैल्यू 0 है, वहां पे इसके रेसिप्रोकल ग्राफ कहां भाग जाएगी, इन्फिनिटी भागेगी, ठीक है। और ये डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो जाएगी, जैसे ये इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो जाएगी। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनेगा 1 अपॉन का, वो आप देखते हैं क्या बनेगा। एक दो ब्रांच देख लो, तो पीरियोडिक फंक्शन है, 2 ब्रांच से काम खत्म हो जाएगा, वैसे ही रिपीट करना अपने को, काय को परेशान होना। चलो देखते हैं। 0 पे उल्टा, 0 पे इंफिनिटी भागेगी, 1 पे भी इंफिनिटी भागेगी। क्यों भागेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 हो रहा है, 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, 0 है। तो 1 जब यहां पुट कर दूंगा, जब मैं यहां पे पुट करूंगा y इक्वल टू 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में अगर मैं 1 पुट कर दूंगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी भाग जाएगा। और 0 पुट करूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 0 होगा, तो फिर इंफिनिटी भागेगा। अच्छा, अब क्लियर है। अच्छा, 1 से थोड़ा सा कम पुट करूंगा तब 1.99 पुट, सॉरी 0.999 पुट करूंगा तो 0.99 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1 अपॉन 0.99। 0.99 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.99। अगर x की वैल्यू में लेस देन 1 लेता हूं, दैट इज x इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.99 लेता हूं, तो मुझे 1 अपॉन फ्रैक्शन 0.99 मिला, तो इट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होगी वो 0.99 पे 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी। अच्छा, और क्या होगा, 1/2 पे क्या होगा, 0.5 पे, 0.5 पे वैल्यू क्या होगी, एक तो वैल्यू देखनी पड़ेगी अपने को, बोलो। क्या होगी, 2 हो जाएगी, तो 1/2 पे वैल्यू 2 होगी। अच्छा, 0 पे क्या होगा, मैं एक दो वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, तो और अपन को क्लियर हो जाएगा। 0 पे क्या होगा, 0 के जस्ट राइट, या 0 पे ही ले लो। 0 पे तो इंफिनिटी भाग जाएगी, मतलब ग्राफ ऐसा होगा, ऊपर से ये आएगा, ऐसा आएगा, और ये यहाँ आके यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
1 के इक्वल होगा क्या? 1 से इक्वल नहीं होगा, 1 से अब ऊपर ही रहेगा थोड़ा सा। 0.99 पे ध्यान से देखो, 0.99 पे, 0.99 यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है 0.99, 0.99 पे वैल्यू 1 से बड़ी। क्लियर है? तो जो ग्राफ आपका ये बन रहा था, इंक्रीज हो रहा था, अब देखिए उस क्षेत्र में 0 से 1 पे ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब 1 से 2 के बीच में भी सेम ग्राफ बन जाएगा आपका, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ ही बन जाएगा 3 से बीच में, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ गया? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। लेफ्ट में ही बन जाएगा। भाई थोड़ा वैल्यू रख के देख लो, मैं तो सीधा बना देता, यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज होगा। भाई यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, तो 1 अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स रेसिप्रोकल ग्राफ, अगर डिनोमिनेटर ग्राफ इंक्रीज होता है तो रेसिप्रोकल ग्राफ डिक्रीज होगा। 1 के इक्वल कैसे हो जाएगा बेटा? जैसे ही 1 लूंगा तो 1 का फ्रैक्शन पार्ट तो 0 हो गया, 1 के इक्वल नहीं होगा। 1 का फ्रैक्शन पार्ट 0 हो जाएगा, तो 1 एग्जैक्ट 1 पे तो भाग जाएगा इंफिनिटी की तरफ। 0.999 पे ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 तो बनेगा ही नहीं। इंटीजर कैसे बनेगा? इंटीजर भी तो डिसकंटिन्यूअस है। चलिए इसका निकालिए, ये तो अब आपको बनना चाहिए। ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 cos x बिटवीन 0 to 2 पाई। एक काम और जोड़ देता हूं आपको यहीं पे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी कर लीजिए। इंटीग्रल 0 से 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीग्रल 2 cos x भी निकाल लीजिए। देखता हूं क्या करते हो, करिए। ये तो करा हुआ है अपन ने, बहुत किया है। तो एक बार बेटा आप जरूर देख लीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फ्रैक्शन पार्ट वाले जो अपन ने ग्राफ लिए थे उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, है ना। मैंने बोला भी था उसमें और भी मुझे ग्राफ कराने हैं। तो चलो अभी डिसकंटिन्यूटी ले लेते हैं, डिफरेंशियबिलिटी ले लेते हैं, फिर एक आध क्लास और लगा देंगे उस पर। हो सकता है तो मैं इसी के साथ साथ ही ले लूंगा। मिक्सिंग करनी है, कुछ कुछ ग्राफ आ ही रहे हैं यहाँ पे। देखो मैं यहाँ बिना ग्राफ के पहले करता हूँ। पहली चीज देखिए, जीएक्स कौन है, निकाल लिया क्या आप सबने? 2 cos x है। और cos की वैल्यू तो तुम सभी जानते हो -1 से 1 के बीच में होती है। तो जीएक्स की जो वैल्यू होगी वो चली गई -2 से 2 के बीच में। ठीक, इसका इंटीग्रल भी निकालिए, और जिसका हो गया वो फंक्शन 2 cos x की जगह 2 sin x कर लो, तो उसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो और इंटीग्रल भी निकालो। अब gx जो हो गया वो है आपका 2 cos x, तो 2 cos x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू इसके आगे जा ही नहीं सकती। अब मुझे 2 cos x को इंटीग्रल इंटीजर के इक्वल लेना है, तो कौन कौन से इंटीजर होंगे इसके बीच में? एक तो -2 होगा, एक -1 होगा, एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा। दिस इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2 cos x। अब मुझे cos x की वैल्यू चाहिए, तो cos x की वैल्यू कितनी हो गई? -1, -1/2, 0, 1/2 और 1। चलिए cos x की वैल्यू -1 कब कब होती है ढूंढ लेते हैं। आ जाइए, cos x की वैल्यू -1 पाई पाई पे होती है, और तो फिर बाहर चले जाएगा -1/2, -1/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में। अच्छा पहले 1/2 ढूंढ लेते हैं, 0 ढूंढ लेते हैं, फिर -1/2 ढूंढेंगे। 0 कब कब होती है देखो, cos की वैल्यू 0 कब होती है? π/2 पे होती है, और 3π/2 पे होती है। 1 कब कब होती है? 1/2 कब कब होती है? π/3 पे होती है। π/3 पे 6 कैसे आ गया तुम्हारा? क्यों ना क्या? cos 60 होता है ना 1/2, π/3 पे होती है। और कहां पे ये होता है, पॉजिटिव होता है? 2π - π/3, 2π - π/3, 0 से 2π जाना है। अच्छा 1 कब कब होती है? cos 1 कब होती है? एक तो 0 पे होती है, और कहां पे होती है? 2π पे होती है।
ठीक है। अच्छा, अब -1/2 कहाँ होती है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होती है। तो 1/2 तो π/3 पे होती है, तो पाई माइनस π/3 पे होती है। और कहाँ कहाँ होती है? और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो पाई प्लस π/3 पे भी होती है। इतने पॉइंट्स मिले। कौन कौन से पॉइंट मिले अब लिखता हूं मैं, लिस्ट करता हूं मैं। पाई, चलो जैसा मिला वैसे लिस्ट करता हूं। पाई, पाई माइनस π/3 2π/3, पाई प्लस π/3 4π/3, π/2 3π/2, π/3 एंड 7 पाई नहीं 6 माइनस पाई 5π/3 0 एंड 2π। इतने सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। ध्यान दो ना बेटा। अब यहां पे ये जितने पॉइंट निकले हैं ना, ये सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो कंटिन्यूटी भी देते हैं, तो ढूंढिए कौन से हैं। कुछ पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं जो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी देंगे, क्योंकि ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। देखो कॉस का ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। तो कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी देंगे। चलिए वो ग्राफ से देखते हैं कि ग्राफ से क्या होगा। 0 1 2 -1 -2 π/2 पाई, π/2 थोड़ा आगे ले लो, पाई 3π/2 और 2π। अब 0 पे ध्यान से देखो, हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं gx 2 cos x का। ध्यान से देखना, 0 पे 2 cos x की वैल्यू 2 बनेगी। π/2 पे अगर आप देखो cos π/2 0 होता तो 0 बनेगी। आप ग्राफ तो जानते ही हो कि ग्राफ ऐसा आएगा। पाई पे ये -2 बन जाएगी। पाई पे आपके पास ग्राफ जो है -1 तक, अरे भाई अच्छे से चले जा नीचे। फिर 3π/2 पे वापस 0 बनेगी, और 2π पे फिर वापस 2 बन जाएगी। ये आपका ग्राफ का एंडिंग हो गया। इसके बीच में तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाएंगे, वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बार बार रिपीट होंगे। चलिए अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालोगे? जहां पे ये था वहां पे, जहां जो जो इंटीजर था वहां पे लाइन खींच दीजिए। तो लेट्स प्लॉट लाइन बाय ब्लैक। ब्लैक से समझ में नहीं आता, रेड से करो। फिर 1 पे प्लॉट कर दिया लाइन। आप बिना लाइन प्लॉटिंग के भी निकाल सकते हो, दैट डिपेंड्स कि आप उसमें कितना परफेक्ट हो। वैल्यू वाइज भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, अब आ जाओ। जहां जहां इसने कट किया है वहां वहां आपको वर्टिकल लाइन खींचनी है, ध्यान रखना। यहाँ वर्टिकल लाइन खींचनी है, तो यहाँ कट किया, यहाँ वर्टिकल लाइन खींचनी है। तो इतनी वर्टिकल लाइन खींचोगे तो कंफ्यूज जाओगे, तो अब वर्टिकल लाइन नहीं खींच रहा हूँ, वैल्यू वाइज चलो देख लेता हूँ। आपके पास ये किसकी वैल्यू लिखी है? 1 से 2 किसकी वैल्यू है? ये कॉस की वैल्यू है। 0 पे वैल्यू ढूंढता हूँ। 0 पे वैल्यू क्या है? 0, cos 0 is 2, एग्जैक्ट 2। cos 0 is 2, तो 0 पे तो ये 2 बन गया। ठीक है, ये भी उसी से बना देता हूँ यार, पिंक से। ये 2 एग्जैक्ट 2 बन गया। ठीक, चलो अब 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेता हूँ, एंगल बड़ा करता हूँ। तो कॉस की जो वैल्यू होगी वो 1 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, 1.99 हो जाएगी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तक जाएगा। ठीक है ना, नो डाउट। अच्छा ये बताओ, यहां पे जो पॉइंट आएगा वो क्लियर डायग्राम से दिख रहा है, π/3 आएगा। π/3 पुट करूंगा तो क्या होगा? cos π/3 निकाल के देख लेता हूँ। cos π/3 1/2 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा। यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे गैप नहीं मिलेगा। यहाँ पे गोला होगा। यहाँ पे गोला क्यों होगा? क्योंकि ये ऊपर बोल्ड हो चुका है, थोड़ी सी खिचड़ी ज्यादा पड़ गई। तो 0 पे 2 बन चुका है,
और फैक्ट 2, और यहां पे अब जीरो के राइट में एक खाली गोला बनेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन है ना तो इधर भागेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इधर भागेगा। ठीक, अब यहां पे आ जाइए, यहां पे देख लीजिए, यहां पे भी ग्राफ डिक्रीज हो रहा तो ये इधर भागेगा, खाली गोला। ठीक है, अब यहां पे कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है तो ग्राफ इधर भागेगा, खाली गोला। अब यहां भी डिक्रीज कर रहा है, यहां भी डिक्रीज कर रहा है तो ग्राफ इधर भागेगा। यहाँ अब यहां पे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो ग्राफ राइट में भागेगा, डिक्रीज कर रहा है तो लेफ्ट में भागेगा, इंक्रीज कर रहा है राइट में भागेगा, उसमें क्या दिक्कत है। या फिर इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ यहां से यहां तक जाएगा, यहां तक, फिर ग्राफ ऐसा जाएगा, यहां पे फिर ग्राफ आपका सीधा यहां से यहां तक चल जाएगा। ये आपके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज मिल गए। अब जीरो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है क्या, वो देखो इस ग्राफ में, देखो जीरो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है क्या, क्या जीरो पे फंक्शन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यहां पे चेक करो। मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं आया बेटा, जीरो पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है क्या। व्हाट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। व्हाट इज राइट हैंड लिमिट ऑफ जीरो, राइट हैंड लिमिट ऑफ जीरो क्या है 1। दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट की तो बात ही नहीं करूंगा, वो ग्राफ लेना ही नहीं उसके पहले। तो वैल्यू राइट इक्वल नहीं है, जीरो पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ठीक है ना, पाई बाय 3 पे भी दिख रही है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, पाई बाय 2 पे भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, और ये जो कौन सा पॉइंट था, ये था पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा, तो यहां पे जीरो पे भी डिसकंटिन्यूटी मिल गई। अब मैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख रहा हूं, पीडीसी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जीरो मिल गई। पाई बाय 3 कोई डाउट नहीं है उसमें, तो पाई बाय 2 कोई डाउट नहीं है, दिख रहा पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूटी है। 2 पाई बाय 3 कोई डाउट नहीं है, डिसकंटिन्यूटी यहाँ वैल्यू है, यहाँ गायब है। 2 पाई बाय 3 पे डिसकंटिन्यूटी है, कोई डाउट ही नहीं है। अब पाई, पाई पे डिसकंटिन्यूटी है क्या, पाई पे डिसकंटिन्यूटी है क्या, पाई पे वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है, 1 कहां से आ गई भाई। पाई पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन पाई सॉल्विंग में मिल रहा है, इसीलिए मैंने कहा यहाँ ग्राफिकल मेथड ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सीख सब लो, लेकिन ये सबसे मेन है, रिलायबल यही है। अब इसके बाद आ जाओ, ये पाई प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई बाय 3, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अगला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 4 पाई बाय 3, अगला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 3 पाई बाय 2, अगला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आ जाइए, ये है आपके पास 2 पाई माइनस दिस, तो 5 पाई बाय 3। अगला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखो, 0 2 पाई पे वैल्यू है 2, और 2 के लेफ्ट में है अलग, तो 2 पाई। बहुत बार हम ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो फर्स्ट वाले पॉइंट पे कंटिन्यूटी होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे जीरो पे डिसकंटिन्यूटी हो रही है, कॉस्ट में नहीं हो रही। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बार बार रिपीट की, कि अगर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जहां मिल रही है, जहां भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होगी। देखिए यहाँ मिनिमम वैल्यू कहां मिल रही है, पाई पे -2, ये पाई जो है पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी नहीं। तो दो पॉइंट पे स्पेशली आपको अगर सॉल्विंग करते हैं तो ध्यान देना है, एक जहां पे फंक्शन की सबसे कम वैल्यू मिलती है, और दूसरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कभी कंटिन्यूटी का पॉइंट हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ग्राफ बनाओगे तब चीज पूरी पकड़ में आएगी। ठीक है, तो आगे से इसकी बजाय ग्राफ पे ज्यादा ध्यान दे दीजिए। ठीक, ओके। अब मैंने कहा इसमें अगला मैंने पार्ट कह दिया कि साहब इसका इंटीग्रल निकालो। अब इंटीग्रल निकालने के लिए ध्यान से देखो कि मुझे ब्रेक करना पड़ेगा 0 से 2 पाई तक, तो बहुत सारा कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से, इंटीग्रल निकालना है, कुछ और कर सकता हूँ क्या पूरा इंटीग्रल निकालने के बजाय। और ये डेफिनेट इंटीग्रल बताया था मैंने आपको, क्या डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल है एरिया, चुपचाप इसका एरिया निकाल लो। ये एरिया, लेंथ, रेक्टेंगल बन रहा है ये, इस रेक्टेंगल का एरिया, तो ये पाई बाय 3
माइनस 0 इंटू दिस हाइट, हाइट इज 1, प्लस इसका तो एरिया 0 ही हो गया, इसका एरिया यहां से यहां तक का डिफरेंस 2π/3 माइनस π/2, लेंथ बनी। हाइट देख लो, तो हाइट है आपके पास -1। ध्यान रखना डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव जैसा साइन है वैसा साइन लेना है, ठीक है। या नेगेटिव हो रहा तो नेगेटिव लेना, दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये एरिया, ये पूरा इतना बड़ा रेक्टेंगल का एरिया, तो ये आपका कहाँ तक ये जाएगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4π/3 से 2π/3, 4π/3 माइनस 2π/3 इंटू दिस हाइट इज -2, प्लस ये वाला एरिया 3π/2 माइनस 4π/3 इंटू रेक्टेंगल ये बनेगा ना यहाँ पे ये, इंटू दिस हाइट, हाइट इज -1, ठीक है, प्लस ज्यादा ऊपर हो गया। अब इसके बाद प्लस बनेगा, यहां से इतना आ गया, अब यहां पे चलता हूं, ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, ये दिस लेंथ इंटू दिस हाइट, तो 5π/3 माइनस 3π/2 इंटू हाइट 1 प्लस 2π से यहां तक का बनेगा, ठीक है ना। सो 2π माइनस 5π/3 इंटू ये, एक मिनट, सॉरी ये तो बनेगा ही नहीं, तो 0 है। 5π/3 3π/2 में तो ये है, इसका कहाँ का एरिया बनेगा, ये एरिया बनेगा 2π से माइनस 5π/3 इंटू, और 2π/3 पे बोल्ड पॉइंट होगा, तो उसका तो एरिया बनेगा ही नहीं, ये इसका टोटल एरिया हो जाएगा। ओके, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है जो कर्व बन रहा है, इस कर्व का एरिया विद द एक्स एक्सिस, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, इसीलिए मैंने डिफरेंस को उसके हाइट जो नेगेटिव हाइट से मल्टीप्लाई करता चला गया। डेफिनेट इंटीग्रल की बात की है मैंने, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलो एक फटाक से मुझे क्वेश्चन करके दो, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल 2 sin x, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन 0 to 2π। फिर 0 से 2π का ग्राफ बनाता हूं, वन 0 2 -1 -2। अब ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ये π/2 है, ये पाई है, 3π/2 है, 2π है। सो अब आप ध्यान दीजिएगा कि अब यहां पे लाइन खींच दो, यहां पे लाइन खींच दो, चलिए। अब यहां पे जैसे वर्टिकल लाइन खींचूंगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक। यहाँ पे π/2 पे तो टच कर गया तो पॉइंट आ गया, यहाँ पे टच कर गया, ये बोल्ड हो जाएगा, जहां जहां एक टच करेगा वहां बोल्ड हो जाएगा, फिर पैरेलल लाइन जहां कट करेगी वहां बोल्ड हो जाएगा, वहां से अगले तक ये आ गया। अब ये डिक्रीजिंग है तो यहां से आगे भागेगा, कहाँ जाएगा ग्राफ, बताओ। ये इसने इसको कट किया, ग्राफ इधर आएगा इधर आएगा, डिक्रीजिंग है तो ग्राफ आगे जाएगा कि पीछे आएगा, ग्राफ पीछे आएगा, ये बना ग्राफ, ठीक है। अब आ जाइए, यहां पे भी डिक्रीजिंग है, तो ये बना, यहां और यहां, अब यहां ग्राफ डिक्रीजिंग है तो ग्राफ इसके अंदर आएगा, अंदर आएगा बाहर आएगा, अब यहां से बच गया, यहां से यहां तक का बचा हुआ है, यहां से यहां तक का ग्राफ तो ये बनेगा, पीछे भागेगा, डिक्रीजिंग है ना। तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू है तो y की वैल्यू 0 ही आएगी, या 1 से 2 के बीच में है तो ये 1 ही आएगी,
यहाँ पे 2 बन जाएगी, ये बनेगा। अच्छा, अब यहां से यहां कट कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनेगा। अब यहां से यहां, तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनेगा। इंक्रीजिंग है तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, इसके बाद ऐसा बन जाएगा, उसके बाद ये बन जाएगा, ये ग्राफ बनेगा इसका। जहां जहां भी ये लाइन कर को कट करेगी वो सब बोल्ड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा हमेशा। और अगर इंक्रीजिंग है तो राइट की तरफ जाएगा, डिक्रीजिंग है तो लेफ्ट की तरफ आएगा। ये छोटी 2-3 चीजें ध्यान रखोगे तो कर्व जल्दी खींच लोगे। आप देख लो कहाँ का डिसकंटिन्यूअस है, जीरो पे है क्या डिसकंटिन्यूअस, चेक करो। जीरो पे वैल्यू भी जीरो, राइट हैंड लिमिट भी जीरो, जीरो पे कंटिन्यूअस हो गया, जीरो पे कंटिन्यूअस है। यहां लिखता हूं कंटिन्यूअस है, कहां पे कंटिन्यूअस है, एट एक्स इक्वल टू 0। और देखो सबसे कम वैल्यू कहां मिल रही है, सबसे कम वैल्यू मिल रही है 3π/2 पे, 3π/2 पे कंटिन्यूअस। ये दो जगह कंटिन्यूअस हो गया। मिनिमम वैल्यू पे तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, जीरो पे और चेक कर लिया कंटिन्यूअस है। अब बाकी सब जगह तो कोई दिक्कत ही नहीं, दिख ही रहा है यहाँ तो। ये कौन सा पॉइंट है, 1, 1 कब बनता है ढूंढ लो, ये 1 कब बनेगा, ये 1 कब होगा, जब साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होगी, ये हो गया 5π/6, ये हो गया π/6, 1/2 साइन एक्स इक्वल टू 1/2, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, π/2 हो गया, ये अब π/6 मिल गया तो पाई माइनस π/6, तो 5π/6 हो गया। ये आपके पास पाई हो गया, है ना। ये अब आपके पास जो है पाई प्लस π/6 हो गया, तो पाई प्लस π/6 7π/6 हो गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, 3π/2 पे तो बनेगा ही नहीं, तो ये आपके पास 2π माइनस π/6 हो गया, 2π माइनस π/6 11π/6 हो गया, ये 2π हो गया। चलो अब इसमें एक ये क्वेश्चन आप नोट कर लो क्योंकि इसमें समय लग जाएगा, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, घर पे ट्राई करिएगा। इसको क्या करना है, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंगल साइन या सिंगल कॉस में ले आना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंगल साइन सिंगल कॉस में ले आना, फिर साइन कॉस का ग्राफ बना के सॉल्व करना। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो मैं फटाफट एक दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं।